हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एएलपी की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कि एएलपी की वैकेंसी में कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, मेडिकल कैटेगरी क्या होगी, लेवल कौन सा होगा, बेसिक पे क्या है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होगी और जो मुख्य बातें होंगी कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम इसमें अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा जो इससे संबंधित बचेगा। यदि फिर भी कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं हम एएलपी की वैकेंसी के बारे में। एएलपी की वैकेंसी आई आप सभी जो लोग जानते हैं। एएलपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। अब असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं, जो ट्रेन होता है, ट्रेन को जो चलाने वाला ट्रेन ड्राइवर होता है उसे हम लोको पायलट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? लोको पायलट। और जो उसका असिस्टेंट होता है ना, ट्रेन के लोको पायलट का जो असिस्टेंट होता है उसे हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है। तो बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो दोस्तों, जो वैकेंसीज आई है वो आई है 5696 वैकेंसी। कितनी? 5696 वैकेंसी। 5696 टोटल वैकेंसी है। और ये वैकेंसी टेंटेटिव है, यानी फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इतनी कम वैकेंसी है। ओके, अब हम बात करते हैं लेवल की। तो लेवल कौन से की है? लेवल 2 की वैकेंसीज है। जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी होती है वो लेवल 2 की वैकेंसीज है। और इसका जो बेसिक पे है 19,900 है। कितना है? 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड की यदि हम बात करें तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का रहने वाला है। क्या है? A1 कैटेगरी का रहने वाला है दोस्तों। अब A1 कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो A1 कैटेगरी के अंदर यदि हम डिस्टेंस विजन की बात करें, हमारी जो दूर की नजरें हैं उनकी बात करें, तो दूर की नजरें हमारी 6x6 होनी चाहिए। और वो भी विदाउट ग्लासेस, यानी कि आपको आंखों में कोई चश्मा या लेंस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि चश्मा या लेंस लगा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन मेडिकल में आप बाहर हो जाओगे। यदि हम नियर विजन यानी कि नजदीक की जो हमारी नजरें हैं उनकी बात करें, तो नजदीक की नजरें भी हमारी 6x6 होनी चाहिए। और वो भी कैसे? विदाउट ग्लासेज के साथ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें A1 कैटेगरी के अंदर जो हमारे आंख के चेकअप होते हैं वो हमारे होते हैं कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो होता है हमारा दोस्तों कलर विजन। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा बाइनिकुलर विजन, एक होता है हमारा फील्ड ऑफ विजन, एक होता है नाइट विजन और एक होता है मेजोपिक विजन। ये सारे टेस्ट हैं जो हमें A1 कैटेगरी के अंदर हमें देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये विजन टेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी एक मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल कैटेगरी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर, उसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, अभी आपको ये टेस्ट ये होते हैं, इतना ही ध्यान रखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो दोस्तों, हमारे फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 19 फरवरी तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 19 फरवरी तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एज की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रहने वाली है। कितनी? 18 वर्ष। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कितने वर्ष? 30 वर्ष। और जो ये एज काउंट होगी वो कौन सी तारीख से होगी? 1 जुलाई 2024 तक, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक आप मिनिमम 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, इस वैकेंसी के एलिजिबल नहीं हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि एज में हमें रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी साल का है, तो यदि रिलैक्सेशन की बात करें तो हमें एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर की छूट दी गई है। कितने साल की? 3 साल की। अब यदि हम बात करें क्या डीओबी के अकॉर्डिंग, हमारी डीओबी जन्म तिथि कब तक की होनी चाहिए कि हम इसके लिए एलिजिबल। यदि यूआर कैंडिडेट की बात करें, यदि कोई कैंडिडेट यूआर का है और उसकी जन्म तारीख 2/7/1994 या उसके बाद की है तो वह कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2/7/1991 इसकी डीओबी है या इसके बाद की है तो वह कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। एससी और एसटी कैंडिडेट के वाले छात्रों के लिए यदि डीओबी उनकी 2/7/1989 या इसके बाद की है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है इस नोटिस में, आपको 10th किया हुआ होना चाहिए, 10th किया होना चाहिए और साथ में ITI। आपको 10th और ITI चाहिए। 10th प्लस ITI आपने कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए
एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, अब या फिर या तो आपने 10th प्लस ITI कर रखी हो, या फिर क्या कर रखा हो अपने, आपने कर रखा हो 10th प्लस डिप्लोमा। 10th के साथ क्या कर रखा हो, 10वीं के साथ आपने डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक। अब जो पॉलिटेक्निकल कर रखी हो उसके लिए ओनली इन्होंने क्या 4 ब्रांचेस दिए। अब चारों ब्रांच में के किसी भी एक ब्रांच में आपने पॉलिटेक्निकल कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वह 4 ब्रांच कौन कौन सी है, तो वह 4 ब्रांच है, एक तो है इलेक्ट्रिकल, ठीक है दोस्तों, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांच है जिनमें यदि आपने 10th के साथ पॉलिटेक्निकल कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या फिर आपको एक और ऑप्शन है, यदि आपने ये नहीं कर रखा, आपने डिग्री कर रखी है, और डिग्री में क्या, डिग्री में ओनली क्या बीटेक, बीटेक, और बीटेक भी किस ब्रांच से, बीटेक भी इन्हीं चारों ब्रांच में के किसी एक ब्रांच से आपने यदि बीटेक कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी फीस की, फीस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों फीस में क्या दिया गया, SC ST और एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज यानी कि EBC, इन सब की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 250। कितनी रहने वाली है दोस्तों, 250 यानी कि 250 रुपया रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा और अन्य जो भी हैं उनकी सबकी फीस क्या होगी, 500, उनकी सबकी फीस क्या होगी 500 यानी कि 500। ठीक है, अब दोस्तों जो हमने क्वालिफिकेशन है उसकी जो डिग्री है हम कब तक पूरी यानी कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक डेट दी गई है। यदि आपकी डिग्री या डिप्लोमा या फिर ITI 19/2/2024 तक कंप्लीट होनी अनिवार्य है। 19/2/2024 तक आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि इस तारीख तक हो गई तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हमें पार करके आगे जाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेज फर्स्ट का CBT यानी कि CBT फर्स्ट देना पड़ेगा। ये आप क्वालिफाई कर पाते हो CBT तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और सेकंड स्टेज को आपको बुलाने के बाद सेकंड स्टेज को आप यदि क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप है, वो क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT, या फिर जिसे हम साइको टेस्ट के लिए जानते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें आप क्लियर कर पाते हो इसके बाद एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट निकलेगी। उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नंबर, रोल नंबर, नाम आता है तो आप आगे के लिए सिलेक्टेड हो। किसके लिए, आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाए जाओगे। ये 5 स्टेप यदि आप क्लियर कर पाते हो इसके बाद आपका रेलवे का फाइनल पैनल निकलेगा। यदि पैनल में आपका नाम है तो समझो आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें हम एक एक करके बात करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज का CBT है, CBT फर्स्ट, इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या, आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, GS यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो हमसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 20 यानी कि 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे जाने। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। GS यानी कि जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे, और करंट अफेयर्स और GA जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आपके टोटल 75 यानी कि 75 क्वेश्चंस का CBT फर्स्ट होगा। और इसके लिए जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो 60 मिनट का होने वाला है, यानी कि आपको इस पेपर के लिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मिलने वाले हैं। किसके लिए, फर्स्ट स्टेज के CBT के लिए। यदि आप इसके बाद इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब हम सेकंड स्टेज के CBT 2 की बात करते हैं। तो CBT 2 में आपके 2 पेपर होंगे, एक तो होगा पार्ट A, क्या होगा दोस्तों, पार्ट A, और एक होगा पार्ट B। अब पार्ट A की बात करें तो पार्ट A आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, और आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी संख्या आपकी 25 होने वाली है। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25। जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चनों की संख्या है वो भी 25 है।
जो आपके जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस है वो आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने दोस्तों? 40 क्वेश्चन। अब यदि हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे क्वेश्चन संबंधित होंगे ट्रेड से, यानी कि टेक्निकल के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, जिस ट्रेड से हम संबंधित हैं उसी ट्रेड के हमसे क्वेश्चंस उस पेपर में किए जाएंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 75 होने वाली है और इसके लिए भी जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो कितने मिनट का? 60 मिनट का टाइम मिलेगा पार्ट बी के लिए। सीबीटी 2 में जो पार्ट 2 होगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा। हमने बात की थी अभी सीबीटी 2 में पार्ट ए की, तो इसमें हमने टाइम की बात नहीं की, तो टाइम इसमें मिलने वाला है 90 मिनट का। सीबीटी जो 2 होगा, 2 में पार्ट ए, उसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चनों की संख्या टोटल 100 होगी, यानी कि 1.5 घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ठीक है दोस्तों, यदि इस तरह से आप सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 आप क्लियर कर पाते हो तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएटी, जिसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए बुलाया जाएगा। तो साइको टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो मेमोरी पावर है उसको चेकअप किया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 प्रकार टेस्ट होते हैं साइको टेस्ट में, उनके बारे में, साइको टेस्ट के बारे में और मेडिकल के बारे में पर्टिकुलर वीडियो हम लेके आएंगे। तो ये आपके साइको टेस्ट होगा और साइको टेस्ट होने के बाद एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट निकलेगी और कंप्लीट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप यदि डीवी और मेडिकल में फिट होते हो तो आपका रेलवे का पैनल आएगा, उसमें आपका नाम होगा, तो समझो आप सिलेक्टेड हो इंडियन रेलवे में। किसके लिए? असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो किस किस के नंबरों को मिलाकर आने वाली है। अभी हमने नंबरों के ऊपर बात नहीं की, अब हम बात करते हैं मार्क्स के ऊपर। अब किस किस के मार्क्स मिलके हमारी जो फाइनल मेरिट की जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा। तो दोस्तों जो हमारा सीबीटी फर्स्ट होता है ना, ये ओनली क्वालिफाई होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। क्या होगा? ये क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाई, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले। ठीक है दोस्तों, अब जो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2, इसमें जो पार्ट बी है जो ट्रेड से संबंधित है दोस्तों, ये भी ओनली क्वालिफाई है। ये भी ओनली क्या है? क्वालिफाई। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, इसको पास करना अनिवार्य है, इसको पास करना अनिवार्य है और इसको पास करोगे तभी आप आगे पहुंचोगे। तो ये ओनली है क्वालिफाई, नंबर जुड़ने वाले नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स इनके अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ये नहीं सोच के बैठना है कि ओनली क्वालिफाई। तो दोस्तों हमने देखा कि सीबीटी फर्स्ट आपका ओनली क्वालिफाई है और पार्ट बी भी आपका क्वालिफाई है। तो हमारे कौन से नंबर जुड़ के हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। तो दोस्तों देखो, जो हमारा सीबीटी 2 का पार्ट ए है ना, इसके हमारे 70% नंबर जुड़ेंगे। इसके कितने नंबर जुड़ेंगे? 70%। और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि साइको टेस्ट है, इसके हमारे 30% नंबर जुड़ेंगे। और इन दोनों के अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी किसके अकॉर्डिंग? सीबीटी 2 का जो पार्ट फर्स्ट है और आपको साइको टेस्ट है, इसका 70%, इसके 30% जुड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब करने के बाद आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, हमने बात की थी फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की, तो जो इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी कि आप यदि 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हम बात करें कि जो नोटिस में मिनिमम पास मार्किंग रखे हैं, अब इसमें मिनिमम पास मार्किंग क्या होने वाला है, साइको टेस्ट में मिनिमम पास मार्किंग क्या होने वाला है, साइको टेस्ट में मिनिमम पास मार्किंग क्या होने वाला है। तो यदि आप यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 40% तो लाने ही हैं, मिनिमम 40% तो लाने ही हैं। यदि आप ओबीसी या एनसीएल के हो तो आपको 30% और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25 यानी कि 25%। इस तरह से दोस्तों ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी और आपका सिलेक्शन होगा। इन सबको यदि आप क्वालिफाई करके जा रहे हो तो आप का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक।